जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले एक हफ्ते से एक डेढ़ हफ्ते से आप ताउते चक्रवात के बारे में न्यूज़पेपर के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप न्यूज़ देख रहे हैं। तो इससे संबंधित जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला हो, चाहे प्री में हो या मेंस में हो, या आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर इस चर्चा में क्यों है, ये ताउते क्या है और इसका नामकरण कैसे किया जाता है और नामकरण आखिर क्यों किया जाता है, और इसके साइक्लोन की सुरक्षा के दृष्टि से कौन कौन सी एजेंसियां बनाई गई हैं और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो आप इन सभी प्रश्नों का अगर आंसर जानना चाहते हैं तो आप बने रहिएगा। 10 से 15 मिनट में का ये क्लास रहेगी और सभी प्रश्नों का आपके सभी प्रश्नों का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा फ्रेंड्स। और सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये 2021 का पहला साइक्लोन है, पहला चक्रवात है। तो इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो देखिए, चर्चा में आखिर ये क्यों है फ्रेंड्स। तो आईएमडी एक संस्था है भारत की, भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग एक संस्था है। ये संस्था क्या करती है कि भारत में मौसम संबंधित कोई भी समस्याएं होती हैं या कोई भी घटनाएं घटित होती हैं, तो घटनाएं घटित होने से पहले ही 2-4 दिन पहले ही यह सूचना दे देती है। इससे बहुत ही भारत का नुकसान होने से बचाव होता है। क्योंकि जैसे चक्रवात अरब सागर में आया तो यहाँ के जो तटीय इलाके के लोग रहते हैं उनको बगल किया गया। जो मछुआरे मछली मारने जाते हैं या किसी भी दृष्टि से समुद्र की यात्रा कर रहे हैं तो उनको हटाया गया। तो इस तरह से मतलब इनकी सुरक्षा की जाती है। तो आईएमडी सूचना देती है, यही इसका चर्चा का विषय है। और फ्रेंड्स, इस ताउते साइक्लोन के साथ साथ मैं तुलनात्मक आज आप लोगों को बताऊंगा यास साइक्लोन भी। यास साइक्लोन अगले 2 से 3 दिनों में प्रभावी होने वाला है बंगाल की खाड़ी में, जबकि ताउते चक्रवात कहाँ आया है? अरब सागर में। तो इस तरह से दोनों साइक्लोन के बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं फ्रेंड्स। और जो भी प्रश्न आपका बनेंगे, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जामों के दृष्टि से आज महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये देश 2021 का पहला साइक्लोन है। तो ये चर्चा में क्यों है, ये आपका आंसर हो गया। अब आखिर ये क्या है? तो ताउते क्या है? तो ये एक साइक्लोन है। क्या है? साइक्लोन है, यानी चक्रवात है। अगर चक्रवात की बात की जाए फ्रेंड्स, तो चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। एक संपूर्ण पृथ्वी है फ्रेंड्स। संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में 0 डिग्री अक्षांश रेखा विभाजित करती है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके 23.5 डिग्री ऊपर इसके 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा है जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये उत्तरी क्षेत्र है, ये दक्षिणी क्षेत्र है। भूमध्य रेखा के दक्षिणी क्षेत्र और ये ऊपर वाला उत्तरी क्षेत्र है। तो भूमध्य रेखा के अगर 23.5 डिग्री आप नीचे मतलब दक्षिण में आएंगे तो इस रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। और भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री आप अगर ऊपर जाएंगे, 66.5 डिग्री आप ऊपर जाएंगे तो इस रेखा को कहा जाता है आर्कटिक रेखा। क्या फ्रेंड्स? आर्कटिक रेखा कहा जाता है। और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में आएंगे, 66.5 डिग्री दक्षिण में आएंगे तो इस रेखा को कहा जाता है अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। तो इस प्रकार से ये रेखाएं हैं। तो आपको यह मैं स्पष्ट कर दूं फ्रेंड्स कि जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य ये वाला क्षेत्र है, इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय। और चाहे वो उत्तरी क्षेत्र में हो या दक्षिणी क्षेत्र में हो, इसे ही क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय। तो जो साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, यानी भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर या दक्षिण इस क्षेत्र में आते हैं, इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। जब
23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, जब वहां पर आता है, उस क्षेत्र में आता है कोई भी साइक्लोन, तो उसे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स 90% जो साइक्लोन होते हैं, जो चक्रवात होते हैं, इसे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर दक्षिण यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही आते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय होते हैं, एक शीतोष्णकटिबंधीय। तो जो ये तावते साइक्लोन है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि आप अगर भूगोल पढ़े होंगे तो आपको यह पता होगा कि यहीं से एक रेखा गई है, यहीं से एक रेखा गई है जिसे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। यह कर्क रेखा है जो कि भारत को बीचों बीच से विभाजित करती है, यानी ये कर्क रेखा है और ये विषुवत रेखा है। तो इसके मध्य आया है अरब सागर में चक्रवात, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जो ये विषुवत रेखा है, जो ये विषुवत रेखा है, इस रेखा के 5 डिग्री ऊपर तक, कितना 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे तक एक पेटी पाई जाती है जिसे कहा जाता है डोल ड्रम पेटी। क्या फ्रेंड्स? डोल ड्रम पेटी। डोल ड्रम पेटी। इस पेटी में कभी भी कोई चक्रवात नहीं आता है। इस पेटी डोल ड्रम पेटी में कभी भी कोई चक्रवात नहीं आता है। इसका कारण ये है, आपके मन में आ रहा होगा क्यों नहीं आता है आखिर? तो इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि यहाँ डेली इस क्षेत्र में 0 से 5 डिग्री ऊपर यानी दक्षिण और उत्तर डेली 4 बजे वर्षा होती है, मतलब डेली शाम को यहाँ पर वर्षा होती है। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो बरसात शाम की हो जाती है, इसलिए घट जाता है। तो यहाँ पर कभी भी चक्रवात नहीं आता है। चक्रवात अब कहाँ आता है? तो चक्रवात आता है फ्रेंड्स, ये आपका 10 डिग्री चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल है। ऐसे आप 0 डिग्री है, फिर 1 2 3 4 6 7 8 आया, फिर 9 आया, फिर उसके बाद 10 आ गया। तो जो 10 डिग्री देशांतर है, जो 10 डिग्री देशांतर है, इसी को 10 डिग्री चैनल कहा जाता है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। मतलब ऊपर अंडमान द्वीप है और नीचे निकोबार द्वीप है। इसी को पूरे सम्मिलित रूप को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। इसे 2 भागों में 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। अब जो चक्रवात आता है इसी 10 डिग्री के आसपास ही आता है, इसी 10 डिग्री के आसपास ही आता है, मतलब ऊपर इस, और ये 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे के क्षेत्र को ही शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इतना डीप में क्यों जा रहे हैं? ये तो क्लाइमेट यानी जलवायु विज्ञान में पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा से हिंट दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स चक्रवात आने का कुछ शर्तें होते हैं, चक्रवात आने का कुछ शर्तें होती है। पहली चीज तो ये 10 डिग्री चैनल के आसपास चक्रवात आता है, पहला पॉइंट। दूसरा चीज ये कि जैसे ये समुद्र तल है, क्या है फ्रेंड्स? ये समुद्र तल है, तो समुद्र तल पर क्या होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना चाहिए, मतलब कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो आप कहेंगे सर ये तो मतलब 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तो समान स्थिति में हो सकता है, समान स्थिति में कहीं भी हो सकता है। तो इसमें एक और पॉइंट जोड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये केवल सतह का ही नहीं यानी तल का ही नहीं 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, बल्कि इस तल के नीचे आप 50 से 70 मीटर गहराई तक, मतलब इतनी मोटी लेयर 50 से 70 मीटर गहराई तक मोटी लेयर में 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, तभी साइक्लोन की उत्पत्ति होगी, तभी साइक्लोन का निर्माण होगा। आपको अब क्लियर हो गया? मतलब जैसे ये क्या है? समुद्र का तल है, तो समुद्र के तल से नीचे क्या है? पानी है। तो इसके नीचे जैसे मान ले 50 से 70 मीटर ये चौड़ा है ना, ये समुद्र तल है, इसके नीचे गहरा पूरा पानी है। यहाँ से 50 से 70 मीटर क्या है?
गहराई है, इस बीच पूरा का पूरा कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस कम से कम तापमान होना चाहिए, तभी साइक्लोन का निर्माण होगा, तभी साइक्लोन की उत्पत्ति होगी। पहला चीज इसकी उत्पत्ति का यही कारण है मूल रूप से। अब जो साइक्लोन होते हैं फ्रेंड्स, अब जब साइक्लोन उत्पत्ति का कारण होगा, जब इतना तापमान हो जाएगा फ्रेंड्स, तो जो यहाँ की जलवायु रहेगी, जो यहाँ का सतह रहेगा यानी तल रहेगा, समुद्र तल रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। क्या, लो प्रेशर एरिया हो जाएगा। लो प्रेशर एरिया यानी निम्न वायुदाब हो जाएगा। जब यहाँ पर निम्न वायुदाब हो जाएगा फ्रेंड्स, तो जो इसके इस क्षेत्र से जो बाहर के जो भी सागर है या महासागर है, जो भी सागर या महासागर है, उसका जो उच्च वायुदाब बाहर की ओर क्या है, उच्च वायुदाब, यहाँ पर क्योंकि यहीं पर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इसके आगे पीछे नहीं होगा ना, तो यहाँ पर इतनी मोटी लेयर में और कहीं होगा नहीं। अगर और कहीं होगा तो वहां भी चक्रवात आएगा। तो इसके बाहर उच्च वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जो यहाँ से बाहर उच्च वायुदाब होगा, यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलने लगती हैं फ्रेंड्स। यही हवा चक्कर खाने लगती है, और इसी चक्कर खाती हुई तेजी से हवा को ही चक्रवात कहा जाता है या साइक्लोन कहा जाता है। या तेजी से हवा खाती हुई ऊपर उठती है। क्या फ्रेंड्स, ऊपर उठती है, तो यहाँ समुद्र का जो जल होता है गर्म, वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ता है, और ऊपर जब जाता है इसका टेम्परेचर क्या होता है, इसका टेम्परेचर गिर जाता है। इसका टेम्परेचर जब गिर जाता है तो वहीं से बादलों का निर्माण होता है, और जब बादलों का निर्माण होता है तो वहीं से बरसात होती है। और आप देखे होंगे कि आज एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश तक इसका प्रभाव दिखाई दिया था। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में इसका प्रभाव दिखाई दिया दो दिन इलाहाबाद यानी प्रयागराज और लखनऊ तक में भी बारिश हुई थी। आप लोग को यह जानना भी जरूरी है। तो क्या होगी, बरसात होगी। जब साइक्लोन मतलब गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी तो क्या होगी, बरसात होगी। पहली चीज ये चीज हो गया। दूसरी चीज ये कि जो साइक्लोन होता है वो एक फेरल महोदय थे, उन्होंने बताया कि जो साइक्लोन होता है वो ये जो विषुवत रेखा है इसके उत्तर में अगर कोई साइक्लोन आएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्या, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जबकि इस विषुवत रेखा के दक्षिण में अगर कोई आएगा चक्रवात तो क्या घूमेगा, वो क्लॉकवाइज घूमेगा। क्या, क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब अगर कोई भी चक्रवात आता है, अगर वो 0 डिग्री के ऊपर आता है यानी विषुवत रेखा के ऊपर आता है तो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा। ये घड़ी की विपरीत दिशा घूम रही है ना, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा घूम रही है। तो इस तरह से ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, आखिर ये जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी ऐसे जा रहा है, ऐसे पूरा का पूरा क्षेत्र बन रहा है ना, ऐसे पूरा पूरा क्षेत्र बना रहा है, तो इसका प्रभाव ऐसे घूमते घूमते इधर पड़ना चाहिए ना, इस अरब देश की साइड पड़ना चाहिए। लेकिन आज की बार पहली बार मतलब बहुत सालों बाद भारत पर इसका प्रभाव बहुत ही भारी मात्रा में हो रहा है। इसकी जो हवाएं हैं जब ऊपर उठती है तो इधर की ओर फेंक दे रही हैं, और इसका प्रभाव इन सभी तटीय पश्चिमी तट पर सभी राज्यों को मिला, चाहे वो केरल हो या तमिलनाडु हो या कर्नाटक हो या गोवा हो या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, इन सभी राज्यों में, दमनदीप हो, इन सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में भारी मात्रा में तबाही मचाया। आप इसे देखे होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो ये हुआ क्या, आखिर ये तावते क्या है यानी साइक्लोन क्या है। चक्रवात के बारे में मैं थोड़ा से हिंट आपको दे दिया, बाकी आपको अगर डिटेल से पढ़ना है तो मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ जाकर जब भूगोल साइक्लोन का टॉपिक आएगा तो वहाँ डिटेल से बताऊंगा। बस आज मतलब यहाँ पर चक्रवात के बारे में इतना है। अब इसका नाम यानी तावते, इसका नाम कैसे, तो फ्रेंड्स जो ये
ये पूरा का पूरा क्या है, हिंद महासागर है। ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है। इसके नाम की अगर बात की जाए तो इसके नाम की शुरुआत 1953 में अटलांटिक महासागर क्षेत्र से ही हुई थी। अटलांटिक महासागर क्षेत्र से ही हुआ था। आप मैप में जाकर अटलांटिक महासागर देख सकते हैं। वहाँ हरिकेन, वहाँ के चक्रवात क्या कहते हैं, हरिकेन कहा जाता है। जबकि पूर्वी एशिया को यानी चीन के आसपास जो चक्रवात आता है उसे टाइफून कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो चक्रवात आता है उसे बिली बिली के नाम से भी जाना जाता है। जबकि हिंद महासागर में जो चक्रवात आता है यानी भारत क्षेत्र के, उसे साइक्लोन यानी चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था, उसे आप नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आखिर इसका नामकरण, इसका जो ये मतलब ये जो 13 देश हैं, पहले 2004 में 8 देश थे, भारत से संबंधित 8 देश थे, लेकिन वर्तमान में 13 देश हैं। इसी IMD के द्वारा कहा गया कि आप लोग एक सूची बनाइए, आप लोग एक सूची बनाइए और अपना अपना नाम घोषित कर दीजिए, इसका घोषित कर दीजिए और उसी नाम पर साइक्लोन का नाम रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 13 देश हैं, एक तरफ 13 क्रम दिया गया है, एक तरफ 13 देश दिया गया है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं 13 देश दिया गया है, एक तरफ 13 क्रम दिया गया है। उसमें देखिए पहले जब 2019 में आया था निसर्ग आया था तो उसे बांग्लादेश ने नाम रखा था। फिर गति आया था चक्रवात, उसे भारत ने नाम दिया था। फिर निवार आया था चक्रवात, तो उसे किसने नाम दिया था, ईरान ने नाम दिया था। फिर वो रेबी आया था चक्रवात, फिर चक्रवात आया तो रेबी मालदीव ने नाम दिया था। इस बार जो चक्रवात आया तो किसने दिया है, तो म्यांमार ने दिया। अगली बार जो चक्रवात 2 से 3 दिनों बाद आने वाला है उसका नाम यास रखा जाएगा और इसका नाम किसने दिया है, तो ओमान ने दिया है। तो इस लिस्ट के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कैसे नामकरण किया जाता है। यानी जो ये 13 मैंने ब्लू कलर से लिखा है, कौन कौन से देखिए कैसे याद करना है। पहले भारत को याद करना है, भारत के पड़ोसी राज्य, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार। मतलब भारत समेत कितने देश हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6 देश हो गए। भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, 6 देश हो गए। और 6 देश हो गए, 6 देश इधर पश्चिम दक्षिण एशिया के, पश्चिम दक्षिण एशिया के देखिए कौन कौन सा, यमन है, ओमान है, यमन है, ओमान है। कभी कभी यह कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर यमन इधर है कि ओमान इधर है। तो आपको कैसे याद करना है, ये फारस की खाड़ी है और ये फारस की खाड़ी है और यहाँ पर ओमान की खाड़ी है। क्या, यहाँ पर ओमान की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है, यहाँ पर ओमान की खाड़ी है। यहीं पर एक जल संधि है जिसे हारमुज जल संधि कहा जाता है। क्या, जिसे हारमुज जल संधि कहा जाता है। इस हारमुज जल संधि के माध्यम से फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी से जुड़ी हुई है, यानी अरब सागर से जुड़ी हुई है। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से देश हो गए, यमन हो गया, ओमान हो गया। ओमान के ऊपर UAE है, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। इसे तो आप जानते होंगे 2020 में IPL यहाँ पर खेला जा रहा था। तो आप IPL अगर देखते होंगे तो ये देश आपके मन में होगा। इसके ऊपर एक देश है कतर और ये जो बड़ा सा देश है ये सऊदी अरब है। तो 5 देश हो गए, यमन, ओमान, UAE, कतर, सऊदी अरब। और एक देश कौन सा है, ईरान है। कौन सा है, ईरान है। तो इस तरह से 6 देश हो गए, 6 देश भारत के, 6 12 देश हो गए। और एक देश पूर्वी एशिया का है थाईलैंड। कौन सा है, थाईलैंड। तो इस तरह से आप लोग नाम याद कर सकते हैं। और अब आपको क्लियर हो गया होगा तावते किसने नाम रखा था, तो तावते म्यांमार ने नाम रखा था ना, तावते म्यांमार ने नाम रखा था। जो यास चक्रवात है कहाँ पर आएगा, तो बंगाल की खाड़ी में आएगा। कहाँ पर आएगा, बंगाल की खाड़ी में आएगा। कौन सा चक्रवात, यास चक्रवात। और इसका नामकरण किसने किया है, तो ओमान ने। ओमान ने किसका नामकरण किया है, यास चक्रवात का ना। और जो ये तावते चक्रवात है कहाँ पर आया है, बंगाल की अरब की खाड़ी, अरब सागर में। और यास चक्रवात कहाँ आएगा, ओमान की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। नाम किसने रखा है, ओमान देश ने नाम रखा है। ये अगले 2 से 3 दिनों में
आ जाएगा। अब जो ये तावते है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ शोर मचाने वाली छिपकली। दरअसल म्यांमार में जैसे अपने यहाँ छिपकली है ना, जो एक जीव है उसे छिपकली नामकरण किया गया है, ठीक इसी प्रकार इस जीव को इस छिपकली को म्यांमार में तावते नाम से जाना जाता है। और यह गर्म जलवायु में पाई जाती है और ये शोर मचाती हुई छिपकली है। क्या? शोर मचाने वाली छिपकली है। चूंकि ये जो चक्रवात आता है ये शोर मचाते हुए आता है, घर पेड़ पौधे गिराते हुए आता है, इसलिए इसका नामकरण म्यांमार ने क्या रखा था? तावते। तो इसका नामकरण की प्रक्रिया भी आपको याद हो गई होगी। यास का अगर अर्थ पूछा जाए तो यास का अर्थ होता है निराशा। क्या फ्रेंड्स? यास का अर्थ होता है निराशा, यानी चक्रवात आता है तो पेड़ पौधे गिरते हैं, घर परिवार के कुछ सदस्य भी कम होते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? निराशा। ओमान देश ने रखा है। अगले से 2-3 दिनों में आ जाएगा, यानी 26 मई तक हो सकता है प्रभावी हो जाए, क्योंकि IMD ने अगर सूचना दिया है, अलर्ट जारी किया है विशेषकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को, तो आएगा जरूर, चाहे धीमे ही आएगा, लेकिन आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि बहुत कम से कम आए और धीमा आए। और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश साइड मुड़ जाएगा, लेकिन बांग्लादेश में भी तो मानव निवास कर रहे हैं, इसलिए आप लोग ईश्वर से यही कामना कीजिएगा, मनाइएगा कि कम से कम आए, मतलब कम ही प्रभावी हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और कहा जा रहा है कि जैसे पिछले वर्ष अम्फान आया था बंगाल की खाड़ी में, ठीक उसी मतलब उतने ही तीव्र का लगभग यास साइक्लोन आएगा। तो इसका नामकरण हो गया। नामकरण आखिर क्यों किया जाता है? तो नामकरण इसलिए किया जाता है, जैसे यहाँ अरब सागर में अभी आया तावते चक्रवात, अब आ रहा है यास चक्रवात, अब जल्दी जल्दी आएगा। मान लीजिए कोई पूछ लेंगे कौन क्या आया था, कौन सा तूफान था? साइक्लोन। ऐसे आप बार बार साइक्लोन तो कह नहीं सकते हैं। अब इसका नामकरण स्टडी के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले 2021 का पहला चक्रवात कौन आया? तो तावते साइक्लोन। उसके बाद कौन सा है? यास साइक्लोन। तो इस तरह से नामकरण करना बहुत ही अनिवार्य रूप से हो जाता है, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि यास हो या तावते है, इसके नामकरण से ये फायदा होता है, IMD सूचना दे देता है तो तटीय राज्यों को अलर्ट जारी कर देता है, तो सभी होशियार हो जाते हैं और जो मछुआरे होते हैं वो समुद्र से बाहर आ जाते हैं, छोटे नाव वाले बाहर आ जाते हैं, बड़े नाव मतलब कि यात्रा भी यहाँ की ठप कर दी जाती है, रोक दी जाती है, तो उससे थोड़ा से बचाव हो जाता है, इसीलिए इसका नामकरण किया जाता है। उसके बाद क्या है कि नामकरण क्यों? सुरक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया था, आप जानते हैं, संविधान पढ़े होंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया था, तो उसी अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, एक जिला स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर। तो ये तीनों संस्थाएं, तीनों स्तरों पर क्या किया जाता है? कुछ एजेंसियां बनाई जाती हैं, उन्हीं एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे NDRF क्या है? सैन्य व्यवस्था है, इसके माध्यम से सभी जिस तट पे आता है वहाँ पर NDRF के सैनिक को भेज देते हैं और लोग बहुत मतलब कि सुरक्षा देते हैं, सभी को बचाव करते हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रभाव इसका क्या पड़ा? तो प्रभाव इसका आप जानते हैं कि बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ। और आप यह भी न्यूज में पढ़े होंगे कि गुजरात में जो क्षति हुई थी उसकी भरपाई के लिए PM महोदय जी ने 1000 करोड़ रुपए अनुदान देने का भी अनुदान दिया भी, कहे तो दिए हैं, पता नहीं दिए हैं, हाँ दिए ही होंगे, जब कहे हैं तो दिए ही होंगे। तो 1000 करोड़ रुपए यहाँ भी अनुदान दिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स तावते साइक्लोन और यास साइक्लोन दोनों एक साथ आपने पढ़ लिया। अब आपको साइक्लोन का कोई भी यूट्यूब पर क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर यही प्रश्न बनेगा, इसका नामकरण किसने किया? म्यांमार ने। ये कहाँ पर आया था? अरब सागर में। किस तट पर आया था? पश्चिमी तट पे ना। और कौन से राज्य प्रभावी हुए हैं? तो इस पश्चिमी तट के कौन कौन से हैं? जैसे केरल है, कर्नाटक है ना, गोवा है, और ये पूरा महाराष्ट्र है, ये कौन सा है? गुजरात है,
ये वाला तमिलनाडु है। तो ये सभी राज्य क्या हुए प्रभावी हुए, यहीं पर दमनदीप वगैरह है, तो ये सभी राज्य क्या हुए विशेष और प्रभावी हुए। और बाकी इसका प्रभाव तो आधे भारत में लगभग दिखाई दिया था। और जो ये यास चक्रवात आ रहा है इसका भारत तो लगभग पूरे भारत मतलब जो भी क्षेत्र बचा हुआ सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखाई देगा। वो चाहे पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत हो, यानी मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जो त्रिपुरा वगैरह देश हैं, या झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये आपका आज का ये टॉपिक समाप्त तो होता है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को पसंद आए हो ये क्लास तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों को जरूर बताइएगा। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद, शुक्रिया।